हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये रिवाइज़ करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। नहीं भाई, पीछे का रायन भी तो रहना ज़रूरी है। पीछे का भूलते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो हम अभी तक मेज़रमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। नहीं, मेज़रमेंट में क्या क्या पढ़ा हमने। पहले मेज़रमेंट में हमने मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा, मेज़रमेंट मेरा क्या होता है। फिर मैंने यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम जाने यूनिट्स क्या है। यूनिट्स के बाद में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। नहीं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने के बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये टॉपिक क्लियर किया हमने। फंडामेंटल के बाद में हमने क्या पढ़ा था, ड्राइव्ड। क्या होते हैं ड्राइव्ड, बताओ भाई। भाई ड्राइव्ड कुछ नहीं होते, जो हमारे फंडामेंटल के थ्रू बनते हैं उनको हम ड्राइव्ड कह देते हैं, हिंदी में व्युत्पन्न। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी, तीसरी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, याद करो। सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं, पूरक। पूरक राशियाँ थी ये। पूरक राशियाँ कितनी थी, दो। दो कौन कौन सी, रेडियन और स्टेरेडियन। और इसके बाद में हमने कल पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस में बांटते हैं तो स्केलर और वेक्टर कहलाती हैं। ठीक है, और लास्ट में कल हमने क्लियर किए थे डायमेंशनल फार्मूला। तो कल हम यहाँ तक अपना मेज़रमेंट के इन टॉपिक्स को अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, हमारा मेज़रमेंट क्लियर हो गया, यूनिट्स क्लियर हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, क्यों है फंडामेंटल कहते हैं, कितनी होती हैं बताओ, 7। ड्राइव्ड कितनी होती है, इन्फानाइट। और ये कितनी होती है, 2। उसके बाद हमने स्केलर वेक्टर कल पढ़ा था और डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े थे। तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। तो भाई अब क्या टॉपिक किया जाए। हमारा एक तरीके से देखें तो मेज़रमेंट का हमारी थ्योरी लगभग समाप्ति पे पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ हमारी मेजर यूनिट्स होती हैं जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि भाई ये वाली यूनिट हमारी किस डेरिवेटिव को, फंक्शन को बताती है, या किस उसमें मात्रक को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली यूनिट्स किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, सम मेजर यूनिट्स, कुछ प्रमुख मात्रक। ठीक है, सम मेजर यूनिट्स। इसमें हम सबसे पहले किसकी यूनिट्स, मेजर यूनिट्स चेक करें। हम करते हैं पहले दूरी की। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस या दूरी के मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की यूनिट्स चेक करते हैं। अब डिस्टेंस में फर्स्ट हमारी आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको अगर आप कहो हिंदी में क्या कहेंगे, तो खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरी क्या होती है। नहीं भाई, मैंने लिखा, अब हमें जानना ये भी तो ज़रूरी है कि भाई होती क्या है। तो देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। जिस यूनिट में मैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मेज़र करता हूँ उसे मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता हूँ। इंग्लिश में लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड
सन। नहीं, तो हमारी चीज़ क्या आ गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है हमारा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है उसे मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता हूँ, इंग्लिश में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब आ जाता है क्वेश्चन कि भाई वन, इसको जो है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होती है, भाई क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो अब आपसे कोई पूछे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, बता सकते हो क्या होती है। मेरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब लाइट ईयर आता है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं लाइट ईयर को। सेकेंड, लाइट ईयर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक, क्या होता है हमारा लाइट ईयर, सिंपल सी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक वर्ष में तय की गई दूरी को मैं प्रकाश वर्ष कहता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, आ गया समझ। अब एक चीज़ देखो, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है। अब बताओ, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3, 1 2 3 4 5, इतने किस में दिखाओगे, किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 इंटू 10⁵ तो यही है, देखो 1 2 3 4 5, मीटर में किलोमीटर करोगे तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी आ गई मेरी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिख दी यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸ आ गई। किस किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई। अब आ जाते हैं समय। अब देखो समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक वर्ष, 1 ईयर। ठीक, तो 1 ईयर को अब मुझे किस में कन्वर्ट करूँ, देखो डिस्टेंस मेरे को मीटर में चाहिए, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, तो मुझे सेकंड तक ले जाना है 1 ईयर को। तो पहला 1 ईयर में डेज कितने, 365, ये किस में आ गया, डेज में आ गया। 365 दिन है, एक दिन में घंटे कितने हैं, 24। ठीक, यहाँ पे कितना है, डेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, आवर्स को। एक आवर में मिनट कितने, 60। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये यहाँ देखो, ये आया दिन, ये आया घंटे, ये आया मिनट। अभी तक मैं मिनट में पहुँचा हूँ, मुझे कहाँ ले जाना है, सेकंड में, इंटू 60 सेकेंड आ गया। अब देखो इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब जब, और बचा कितना, केवल मीटर। अब आपको जब इसे पूरा सॉल्व करके आओगे तो आपका आएगा
46 इंटू 10⁻15 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाइट ईयर, इतने मीटर। अब कोई पूछे सर किलोमीटर में कितना होगा, गायब कर दो इसको। 9.56 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्यों 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर मेरा 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये मेरी 1 लाइट ईयर आ गया। देखो ये चीज़ अगर याद नहीं रहे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है दिन को, 365 दिन, एक दिन में घंटे। ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स, और ये मेरा 60 सेकेंड से तो आ ही गया। तो ये इस तरीके से मेरा कंप्लीट लाइट ईयर निकल के आ जाता है। कोई पूछे लाइट ईयर क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मैं प्रकाश वर्ष कहता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। कैसे निकालते हैं भाई, मेरे को स्पीड पता थी लाइट की इतनी होती है, रख दी। टाइम मेरे को उन्होंने दिया था 1 वर्ष है, 1 वर्ष 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। इसको पूरा सॉल्व किया, आंसर आ गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर मुझे किलोमीटर में करना है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ी, दूसरी हमने लाइट ईयर पढ़ा। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हमने खगोलीय इकाई पढ़ी और प्रकाश वर्ष पढ़ा है। अब चलते हैं आगे। थर्ड पे आ जाते हैं भाई साहब। अब इनके अलावा एक यूनिट आती है पारसेक। पारसेक, इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम PARSEC, पारसेक। ठीक है, ये क्या होती है, देखो यह हमारी डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी कि मेरी जो तारे हैं और आकाशगंगा हैं उनके बीच की दूरी को अगर हम दिखाते हैं तो पारसेक में दिखाते हैं। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, तारे एवं आकाश गंगाएं, या गंगाओं को लिख देते हैं, गंगाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तारों एवं आकाश गंगाओं के बीच की दूरी मेरी पारसेक होती है। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोई पूछे कि हमारी सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मेरा पारसेक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। ठीक है, चलो अब 1 पारसेक कितने, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। देख रहे हो लाइट ईयर हमारे एक साल में कितनी बड़ी आ रही है, उसका भी लगभग 3.5 गुना जो है वो मेरा पारसेक होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसको हिंदी में कहोगे तो प्रकाश वर्ष, पारसेक को तुम पारसेक ही लिखते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, अब हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आ जाती हैं कि भाई हम किस किस में उन्हें करते हैं। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, दूसरे पेन से बना देते हैं पॉइंट्स। पहले है मेरी अणु की त्रिज्या,
कोई पूछ ले भाई अणु की त्रिज्या हम किस में मेज़र करते हैं, तो नैनोमीटर में। और नैनोमीटर मेरा कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक। दूसरा, कोशिका की त्रिज्या, किस में मेज़र करते हैं, माइक्रोन में। ठीक है, माइक्रोन को ऐसे दिखाते हैं, कितना बराबर होता है माइक्रोन, 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आ जाती अणु की, आ गई परमाणु की, देख लेते हैं परमाणु की त्रिज्या किस में करोगे, एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉम, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे ए के ऊपर गोला मार देते हैं। ठीक है, ये मेरा होता है 10⁻⁻⁻ मीटर। और उसके अलावा क्या रह जाता है, हाँ नाभिक की त्रिज्या देख लेते हैं। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या मैं करता हूँ फर्मी मीटर में, फर्मी मीटर। ठीक है, इसको शो करते हैं हम एफ छोटा स्मॉल एम। ये मेरा होता है 10⁻⁻15 मीटर के। और कोई रहती है ऐसे ही छोटी, हाँ प्रकाश तरंग की डाल लेते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर मुझे निकालनी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ अगर मैंने, वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर मैं लिखूँ, इसको भी मैं एंगस्ट्रॉम में ही मेज़र करता हूँ। और एंगस्ट्रॉम मेरा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हो गई हैं। इसके अलावा हमारी रहती है कौन सी, अगर मैं डिस्टेंस पे चल रहे हैं चीज़ें, हाँ समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। ठीक है, आपसे कहीं भी समुद्र की गहराई में किस में नापते हैं हम, तो फैदोमीटर में, फैदोमीटर। और 1 फैदम होता है हमारा 6 फीट के बराबर। ये तो होगी समुद्र की गहराई। अब एक और चीज़ आती है, जो पानी के जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी। भाई यहाँ की दूरी तो हम किस में नापते हो, मीटर में, किलोमीटर में। तो पानी पर भी हम क्या किलोमीटर मीटर में मेज़र करते हैं, जो हमारे शिप ट्रैवल करते हैं वो हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, नहीं, तो वो हम करते हैं नॉटिकल मील में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया दोबारा से, नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होगा, या मीटर के या किलोमीटर के, क्यों आ गया ना। तो 1 नॉटिकल मील हमारा बराबर होता है 1852 मीटर। और अगर मैं किलोमीटर में लिखूँ तो 1.852 किलोमीटर। इसके बराबर होता है। अब कहोगे जी अगर हम, देखो मीटर आ गया, नॉटिकल माइल आ गया, अच्छा मील पे आ जाते हैं। अगर 1 माइल की बात करूँ, एक मील मेरा कितना होता है, तो एक मील होता है मेरा 1.6 किलोमीटर के बराबर, या फिर 1600 मीटर के बराबर। ये मील जो यहाँ चल रहा है, ये हमारा डिस्टेंस वाला, जो हम तुमने देखे होंगे मील के पत्थर लगे हुए देखे हैं ना, पुराने टाइम पे मील के पत्थर लगा देते थे तो मील हमारी बताते थे। तो एक मील मेरी 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक, और एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के, 1.852 किलोमीटर के।
क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मेरी सारी की सारी क्या हो गई, डिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, मेजर यूनिट्स हैं, मैंने यहाँ पे वो सारी की सारी कर ली हैं। अब हम चलेंगे टाइम की मेज़र करेंगे, ठीक है। चलो टाइम की देखते हैं अब। और अब टाइम की करनी है, डिस्टेंस की हम करके आ गए, ठीक है। तो टाइम की तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के मात्रक। ठीक है ना। चलो ठीक है, यूनिट्स ऑफ टाइम, समय के मात्रक। तो इसमें हम यूनिट्स में सबसे पहले लेंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। क्या होता है समय का, क्या होता है बताओ, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, या हिंदी में अगर मैं लिखूं तो कॉस्मिक वर्ष, ठीक। तो सबसे बड़ा मात्रक कॉस्मिक ईयर होता है समय का। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई मेरा कॉस्मिक ईयर, अगर मैं ईयर की बात करूं तो कितना होगा, तो 1 कॉस्मिक ईयर इक्वल्स टू होता है 22.5 करोड़ ईयर के, ठीक। इतने करोड़ ईयर के साल के बराबर एक कॉस्मिक ईयर होता है, ठीक है ना। अब अगर मेरे को ईयर को सेकंड में ले जाना है तो भाई जो पीछे क्या था, 365, 24, 60 इंटू 60, उससे सेकंड में आएगा, इसी गुणा करेंगे, इतने करोड़ सेकंड हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक हम जाएँ क्यों, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भाई टाइम का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आप बता दो ये कॉस्मिक ईयर, या फिर कॉस्मिक ईयर में कितने ईयर्स होते हैं, तो 22.5 करोड़ ईयर्स, ठीक है। सेकंड पे आते हैं इसका, चंद्रमास, यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो लूनार मंथ, ठीक है। तुमने कैलेंडर्स देखे होंगे, बहुत से कैलेंडर में चंद्रमास के हिसाब से होता है लूनार मंथ। तो ये हमारा होता है 27.3 डेज के, डेज को हम दिन कह देते हैं, ठीक है। या तो ये, या फिर दूसरी तरीके से लिखोगे 27 दिन और 8 घंटे, या तो 27.3 डेज होगा, या 27 दिन 8 घंटे होगा। और वैसे घंटे और उसके हिसाब से आपसे पूछ ले तो ये आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, चंद्रमास। तो भाई चंद्रमा का आ गया तो सोलर मास भी होगा, उसको कह देते हैं सौर मास, यानी कि सोलर मंथ। सोलर मंथ तो आप जानते ही हो, सारे महीने मनाते ही आ रहे हैं, ठीक है ना, 30 या 31 दिन का, ठीक। अब हमने सबसे बड़ा देख लिया तो सबसे छोटा मात्रक भी इसका चेक कर लो। सबसे छोटा मात्रक, है नी, इसका सबसे छोटा मात्रक होता है शेक, जिसमें SHAKE, शेक, ठीक है। तो 1 शेक जो होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ये मेरा सबसे छोटा मात्रक हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया चंद्रमास और सोलर मंथ हो गया। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई किसकी, टाइम की। अब देखते हैं द्रव्यमान की, मास की यूनिट्स। हेडिंग डाल लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के मात्रक। चलिए
द्रव्यमान के कर लेते हैं। अब वही जैसे समय का क्या था, तो सबसे बड़ा मात्रक इसका कौन सा होता है ये चेक करते हैं पहले। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक इसका होता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर यूनिट कह देते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर यूनिट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल्स टू होती है 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर यूनिट हमारी इतनी बड़ी होती है। अब क्वेश्चन आ गया, देखो यहीं से ही, यहाँ तक तो ठीक है सर, समझ में आ गया। ये सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तभी तो चंद्रशेखर यूनिट का आइडिया पड़ा। तो चलो भाई इसे भी लिख लेते हैं। सूर्य का द्रव्यमान इंग्लिश में डाल दो, मास ऑफ सन, ये हमारा होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। अब सूर्य का है तो क्या पृथ्वी का भी होता है भाई साहब, लिख देते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ कितना, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है ना। ये हमारा इसका हो गया। अब इसके अलावा मास में और भी कोई यूनिट होती हैं सर, पाउंड। पीछे पढ़ के आ रहे थे ना पाउंड, किलोग्राम से पाउंड में करा था हमने कन्वर्ट, वही वाला पाउंड, ठीक है। तो 1 पाउंड अगर मैं पूछूं ग्राम में कि कितने ग्राम के बराबर होता है, तो तुम्हारा होता है 453.592 ग्राम, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दे देते हैं 454 ग्राम एग्ज़ाम में। तो या तो ये आएगी 453.5 ग्राम या 454 ग्राम, दोनों ही वैल्यू सही हैं। या तो ये ऑप्शन दिया होगा या ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अब कल हमने वो किया था कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड, याद है, लिखो 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड, है ना। कल करके आए थे भाई, बिल्कुल ठीक, याद है ना, याद रहना चाहिए। तो ये हमारी पाउंड हो गई। और भी कोई होती है, हाँ जी होती है कैरेट। चलिए अगले पार्ट में देख लेते हैं कैरेट को भी। थर्ड कैरेट, CARAT, क्या लेते हैं कैरेट में, याद करो, गोल्ड वगैरह डायमंड वगैरह कैरेट में लेते हैं ना, वही कैरेट है। तो 1 कैरेट इक्वल्स टू 205 मिलीग्राम। अगर वैसे याद ना रहे तो बड़ा बड़ा लिख दो मिलीग्राम, ठीक है, और 0.2 ग्राम, ठीक। तो ये हमारा कैरेट आ गया, ठीक है। तो कैरेट निकल गया हमारा। तो हमारी ये कहाँ तक हम कर चुके, डिस्टेंस कर चुके, टाइम कर चुके, मास कर चुके। तो अब क्या रह जाता है, याद करो, यूनिट्स को, डिस्टेंस की आपने निकाल ली, मास की आपने निकाल ली, टाइम की आपने निकाल ली। तो अब कौन सी बचती है, टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक। तो अब हम यहीं से शुरू कर देते हैं, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान के मात्रक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड
या फिर सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड से इसको हम शो करते हैं, है ना। ये अब देखो इसमें क्या होता है, हिमांक जो हमारा होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में अगर याद हो तो मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इसमें वाटर लेकर चलते हैं कि पानी का हिमांक क्या होगा या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब होता है क्वथनांक, ठीक। क्वथनांक हमारा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा एंड हुआ। या दूसरी तरीके से आप सोचो कि पानी मेरा केवल इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच में रहता है। क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही वाष्प बन जाता है। पानी यहीं अवेलेबल है इन 2 डिग्रीज़ के बीच में। तो इन 2 डिग्रीज़ में हमारा काम चलता है। तो सेल्सियस का जो पैमाना होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम मान के चलते हैं। अब देखो इनमें अगर खाँचे खींच दूँ मैं 0 से 100 तक, तो कितने खाँचे खींचूँगा। 0 डिग्री पे पहले 1 पे खींचूँगा, फिर 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, तो ऐसे 100 खाँचे, या तो अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, नेक्स्ट करते हैं, इसको पलट लेते हैं। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो देखो इसका भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हिमांक कितना होता है वाटर का फ़ारेनहाइट में, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो वो हमारा होता है इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारा होता है डिग्री रियूमर, ठीक है। तो इसमें हिमांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री आर। और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा हो जाता है 80 डिग्री आर रियूमर, ठीक है। तो सेल्सियस को डिग्री सी, फ़ारेनहाइट को डिग्री आर, रियूमर को डिग्री आर। अब एक हमारा लास्ट रह जाता है वो है केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगा, देख रहे हो 273 केल्विन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक। और 373 केल्विन हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो हमने 4 पढ़े हैं अभी तक टेम्परेचर के, नहीं, पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा डिग्री रूमर, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं लिखा है, यहाँ केवल केल्विन है। ये चीज़ याद रखना, अगर कोई पूछे कहीं पे केल्विन लगा दे कि डिग्री केल्विन, तो वो गलत होगा ऑप्शन, केवल केल्विन होता है। डिग्री सिर्फ 3 के साथ लगेगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रियूमर। केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगेगी, ये चीज़ याद रखे रहें हर हाल में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ये इस तरह के पार्ट्स होते हैं
जहाँ से फंसाने के लिए हार्ड क्वेश्चन निकालता है आदमी। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो केल्विन पे, डिग्री केल्विन पे भी क्लिक कर जाएंगे। तो डिग्री केल्विन नहीं होता है, केवल केल्विन होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, ये आ गया। अब पता है इनके बीच में हमारा रिलेशन भी होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है वो लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो c/5 इक्वल्स टू f-32/9 इक्वल्स टू r/4 इक्वल्स टू k-273/5। ये हमारा रिलेशन है, ये याद रखना है। अब आपको अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो और सेल्सियस में मांगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फ़ारेनहाइट लिख दोगे और सेल्सियस का निकाल दोगे। फ़ारेनहाइट में दिया हो, र्यूमर मांग ले तो ये, केल्विन मांग ले तो ये, तो आपस के रिलेशंस को सेट करना है इस इक्वेशन के थ्रू और निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक दो क्वेश्चन करके बताओ। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा। जैसे 15 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, ये क्वेश्चन हो गया है ना। तो इसको हम बदल लेते हैं। अब देखो क्या लगाएंगे, c/5 इक्वल्स टू f-32/9, ये लिखोगे ना। अब देखो f की जगह पे हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, तो c/5 इक्वल्स टू 50 - 32 डिवाइडेड बाई 9, ये चीज़ आ गई। इसे करा 32 का ये करोगे 18 आएगा, 9 आएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो c मेरा हो जाएगा 2 × 5, या c मेरा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो क्वेश्चन है x डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू x डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई मेरे को ये एक इक्वेशन दे दी और पूछा कि भाई x का मान बताओ कितना होगा अगर मेरा x डिग्री सेल्सियस x डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, हमें एक फ़ॉर्मूला पता है, c/5 f-32/9, ये चीज़ हमें पता है। c हमारा कितना है, x डिग्री, यहाँ लिख दिया x/5। f भी कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ भी x - 32/9। 9 को इधर ले जाऊँगा, 5 को इधर ले जाऊँगा, खोल लेते हैं। 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक, अब मैंने 5x को मैं इधर ले गया तो 9x - 5x इक्वल्स टू 1 माइनस का 160। तो ये मेरा 4x इक्वल्स टू माइनस का 160। तो x मेरा आ जाएगा माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 4, या x इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री। ठीक, तो कितने तापमान पे मेरा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यहाँ से भी पता चल गया है हमें। -40 डिग्री पर मेरा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। चीज़ क्लियर हो गई कि कोई पूछ ले कि आप भाई इस वाले क्वेश्चन से मैं क्लियर करके आ चुका हूँ। एक्स अगर मेरा -40 डिग्री है तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेरा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये चीज़ हो गई ना सिद्ध इस फॉर्मूले से। चलो ये हो गया। अब हमारा एक टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक परम ताप और करते हैं तो उसके बाद हमारा थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो एक रह जाता है परम शून्य ताप। आप कहोगे सर क्या लिख दिया परम शून्य ताप, बताते हैं। परम शून्य ताप जो होता है वो मेरा 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 0 केल्विन।
0 केल्विन अगर मैं, अब देखो ऊपर अगर मैं जो फॉर्मूला भी हमने निकाला था वहाँ से निकालने, तो C/5 इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाय 5। इसमें मैं अगर 0 की वैल्यू रखूँ तो C/5 इक्वल्स टू माइनस का 273/5, क्योंकि 0 माइनस का माइनस और इस 5 से 5 गया तो C मेरा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस भी आ गया। जीरो परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन को हम कहते हैं परम शून्य ताप, लेकिन मैंने सेंटीग्रेड में भी निकाल दिया तो -273 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 केल्विन और ये हमें क्या दिखा रहे हैं? देखो, पहली चीज़, परम शून्य ताप से नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता। यहाँ लिख देते हैं, इससे नीचे कोई तापमान यानी कि टेम्परेचर नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, केल्विन, भाई अब एक चीज़ देखो, इससे नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता तो सबसे कम तापमान केल्विन में कितना गया? 0, यानी केल्विन का मान निगेटिव में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे नीचे कोई तापमान ही नहीं है तो केल्विन इससे नीचे जाएगा ही नहीं। तो क्या आ गया? केल्विन का मान ऋणात्मक या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक चीज़ हो गई, केल्विन का जो मिनिमम टेम्परेचर अगर आपका हो गए, भाई केल्विन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 केल्विन है, और 0 केल्विन को मैं परम शून्य ताप कहता हूँ। केल्विन में निगेटिव में नहीं जा सकती, और जब केल्विन हमारा 0 होता है तो C हमारा -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे मेरा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, केल्विन में आएगा तो 0 केल्विन, सेल्सियस में आएगा तो -273 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ये भी अगर याद नहीं रहता है, मान लो आपको ये याद नहीं है, तो आपको 0 केल्विन तो याद रहेगा ना। 0 केल्विन तो कुछ चीज़ ही नहीं है, ये फॉर्मूला लिखना, यहाँ 0 लिखना, आंसर आ जाएगा। सेल्सियस में दिया होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी थ्योरी यहाँ पे मेज़रमेंट ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करते हैं, और तब तक के लिए बाय।